पिताजी ने चाचा जी से 500 रुपए उधार लिए। जब मैं परीक्षा देने के लिए निकला तब उन्होंने वही रुपए मुझे दे दिए। सर, हम 3 लोग थे। हमारे पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हम तीनों ट्रेन के बाथरूम में खड़े होकर परीक्षा देने गए। सर, मेरा घर दूसरे राज्य में है। किसी तरह घर वालों को मनाया था कि परीक्षा दे सकूं। सेंटर पहुंचने पर पता लगा कि पेपर लीक हो गया। अब पापा परीक्षा के लिए कहीं बाहर नहीं जाने देंगे। सर, मैं ठंड में रात भर स्टेशन की सीढ़ी पर जागता बैठा रहा कि समय से परीक्षा केंद्र पहुंच जाऊं। पहुंचा तो पता लगा पेपर लीक हो गया। अब रोना आ रहा है। ये कहानियां कुछ ऐसे छात्रों की है जो घर से दूर रहकर सालों तैयारी करते हैं, खटते हैं, जूझते हैं, पढ़ते हैं और डटे रहते हैं कि जब मौके का लोहा गर्म हो तब उस पर हौसलों का हथौड़ा चला दिया जाए। ऐसे युवा जो अपने घर के लिए बच्चे हैं, समाज के लिए छात्र, देश के लिए भविष्य और अपने माता पिता के लिए उम्मीद। जो युवा संघर्षों की लंबी लड़ाई लड़ते और असीम श्रम करते हुए एक पड़ाव पर पहुंचते हैं, पर एक झटके में उनका कल तबाह हो जाता है। अभी की स्थितियों के आधार पर कहा जाए तो पेपर लीक हो जाता है। 2017 में दरोगा भर्ती का पेपर लीक, 2018 में यूपी पीसीएल, यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबऑर्डिनेट, यूपी ट्रिपल एससी ट्यूबवेल ऑपरेटर जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक, प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक परीक्षा का पेपर लीक, 2018 में ही यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस परीक्षा के गलत पेपर बट गए, ग्राम विकास अधिकारी जिसे अंग्रेजी में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है, उसकी परीक्षा में धांधली के आरोप, 2020 में यूपी बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर लीक, वही बोर्ड जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों का पेपर करवाता है, 2021 में यूपी ट्रिपल एससी का एक और पेपर लीक, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट शॉर्ट में यूपी टेट का पेपर लीक, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के पेपर लीक, बीएड का पेपर लीक और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट शॉर्ट में नीट का पेपर लीक, 2022 में राजस्व लेखपाल का पेपर लीक और इसी साल एक बार फिर यूपी बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर लीक, 2023 में समीक्षा अधिकारी अंग्रेजी में रिव्यू ऑफिसर का पेपर लीक, 2024 में 11 फरवरी की बात है, आरओ और एआरओ का पेपर परीक्षा से पहले ही लीक, जबकि यह ऐसा पेपर है जिसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसी अहम संस्था करवाती है। उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमे से जुड़ी एक और अहम संस्था है, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। नाम से ही स्पष्ट है कि यूपी पुलिस से जुड़ी लगभग हर नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाएं यही बोर्ड आयोजित कराता है। बोर्ड ने 17 और 18 फरवरी 2024 को भी परीक्षा कराई। 60,000 पदों के लिए कराई गई परीक्षा में लगभग 48 लाख छात्र शामिल हुए। परीक्षा 2 शिफ्ट में होनी थी। पहली शिफ्ट में अफवाहें उड़ी कि पेपर लीक हो गया है। दूसरी शिफ्ट तक हजारों छात्र दावा करने लगे। एग्जाम सेंटर्स के बाहर भीड़ होने लगी। विरोध शुरू हुआ। ट्विटर पर पेपर लीक के हैशटैग ट्रेंड करने लगे। तब अंदेशा हुआ कि पेपर लीक की बात महज अफवाह नहीं है। मांग उठने लगी कि परीक्षा रद्द हो और नए सिरे से कराई जाए। शुरुआत में तो यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इन दावों को सिरे से खारिज किया, लेकिन एक दिन बाद सरकार की तरफ से जांच के आदेश जारी हुए। पुलिस भी सक्रिय हुई। पूरे मामले में अब तक 300 के आसपास गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जो धांधली का हिस्सा थे वो गिरफ्तार तो हुए, पर 48 लाख बच्चों की मेहनत पल भर में शून्य पर सवार हो गई। समस्या महज पेपर लीक तक सीमित नहीं थी। इतने तरह की धोखाधड़ी हुई और होती आई है कि एक आम इंसान उन तरीकों के बारे में सोचता ही रह जाए। यूपी के आगरा में एक इंपर्सोनेशन का केस सामने आया, जैसा मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म में हुआ था कि मुन्ना भाई की जगह उसका मेडिकल का पेपर कोई और दे आया था। वैसे ही एक व्यक्ति ने पहली शिफ्ट में अपना पेपर तो दिया और दूसरी शिफ्ट में दाढ़ी कटवा कर अपने दोस्त का पेपर देने चला गया। और क्या, फिर पकड़ा गया। मऊ में एक पूरा गैंग पकड़ा गया। उसे चाहे नकल माफिया कहा जाए या सॉल्वर गैंग, दोनों का काम लगभग एक ही है। इन्होंने कुछ छात्रों को परीक्षा से पहले पेपर देने का वादा किया, बदले में अच्छी भली रकम वसूलते। पुलिस को यह सब होने के पहले एक टिप मिली और इन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसी गैंग के पास 11 साइन किए गए ब्लैंक चेक, 32 ओरिजिनल मार्कशीट और शासकीय अधिकारियों की मुहर बरामद हुई। जौनपुर में भी एक गैंग गिरफ्तार किया गया। ये धांधली में एक और कदम आगे थे। इन्होंने 2023 के लेखपाल के पेपर को यूपी पुलिस का पेपर बताकर कई छात्रों को बेचा। यूपी के ही मैनपुरी, शामली, फिरोजाबाद से कई लोग गिरफ्तार किए गए।
एक जगह तो खुद एक कांस्टेबल अभ्यर्थी बनकर पेपर दे रहे थे। उन्होंने 3 लोगों की परीक्षा देने के लिए 3 लाख रुपए वसूले थे। ऐसा भी नहीं है कि यह सिर्फ एक राज्य की समस्या है। उत्तर प्रदेश भले इन मामलों में हेडलाइंस बनाता है, पर सच्चाई यह है कि देश के अन्य राज्यों में भी पेपर लीक एक गंभीर समस्या है। बीते 5 सालों में 2017 से 2023 के बीच देश के 15 राज्यों में पेपर लीक के 40 से अधिक मामले सामने आए। इस अनियमितता से देश के कुल 1.5 करोड़ युवा कम छात्र प्रभावित हुए। 2015 से 2023 के बीच राजस्थान में 15 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिससे लगभग 38 लाख छात्र प्रभावित हुए। इसी अवधि में गुजरात में 14 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिससे 18 लाख छात्रों की मेहनत तबाह हो गई। हाल ही में मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में हिंदी का पेपर लीक होने की खबर आई। बिहार बोर्ड के पेपर बीते कुछ सालों में 6 बार लीक हो चुके हैं और पश्चिम बंगाल में बोर्ड के पेपर 10 बार लीक हो चुके हैं। 2022 में तमिलनाडु में 10वीं और 12वीं के पेपर लीक हुए। इन आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जाए तो हर परिवार में अगर 5 से 6 लोग भी हुए तो पेपर लीक के चलते करोड़ों लोग प्रभावित हुए। पूरे प्रकरण में हैरान करने वाली एक और बात यह है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से पेपर लीक होते हैं। राज्य सरकार की नौकरियों से लेकर केंद्र सरकार की नौकरियों तक के पेपर लीक होते हैं। अब आता है पूरे विषय का सबसे अहम पहलू कि ऐसा होता क्यों है। नकल हो या पेपर लीक, इसका कारण क्या है? इस प्रश्न का सबसे पहला और सबसे सामान्य उत्तर है कि अब तक की सरकारों ने इसे समस्या माना ही नहीं, बल्कि महकमों से जुड़े मुलाजिम ही बैकएंड से इस प्रक्रिया में शामिल पाए जाते हैं। दूर दूर तक किसी की जवाबदेही नहीं है। जिन छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होता है, उनके लिए सबसे पहले तो समझना ही कठिन हो जाता है कि किसे कटघरे में खड़ा किया जाए, किस पर सवाल उठाए जाएं या किस से मदद मांगी जाए। जो किसी जमाने में खुलेआम और अव्यवस्थित तरीके से होता था, वो अब खुफिया और संगठित रूप से होने लगा है। इस मुद्दे पर रिसर्च करते हुए हमें सोशल मीडिया पर एक बेहद प्रभावशाली और यथार्थवादी पंक्ति मिली कि व्यवस्था वीक तो पेपर लीक, और व्यवस्था को कमजोर करने वाले कोई सामान्य लोग हैं भी नहीं। कोई कर्मचारी स्तर का व्यक्ति अकेले या अपने दम पर पेपर लीक नहीं करा सकता। उसे किसी न किसी स्तर पर शासन या प्रशासन का सहयोग और श्रेय हासिल होता है। हर छात्र दूध के धुले भी नहीं है, क्योंकि छात्रों की मांग न हो तो पेपर क्यों ही लीक हो। इसका भी एक पैटर्न है। छात्र अपने फॉर्म में एग्जाम सेंटर्स के लिए होम डिस्ट्रिक्ट को प्राथमिकता देते हैं। मनचाहा सेंटर मिलने पर वहां से पेपर लीक कराने का हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसे में जिन छात्रों ने सालों मेहनत की है, अपना जीवन दांव पर लगाया है, उनका भविष्य संकट में पड़ता है। जो ईमानदार और मेहनतकश छात्र हैं, वो कंपटीशन कंपटीटर से तो कर सकते हैं, पर चीटर से नहीं। लेकिन लाखों करोड़ों की भीड़ में कुछ छात्र ऐसे निकल ही आते हैं जो निजी फायदे के लिए पेपर लीक कराते हैं। हैरानी तो तब होती है जब बेहद सामान्य सी परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो जाते हैं। छात्रों की ये श्रेणी मेहनत के मायने नहीं समझती, दूसरों का दुख नहीं समझती। फिर ऐसे ही लोग सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, घूसखोरी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पेपर लीक कराने में जो धनराशि लगी है वो वसूलनी भी तो है। अगला फैक्टर थोड़ा सामाजिक है। समाज के एक बड़े वर्ग ने सरकारी नौकरी को ही सफलता का पैमाना मान लिया है। आज भी सरकारी नौकरी बहुत से लोगों के लिए नेशन बिल्डिंग का मीडियम कम और स्टेटस सिंबल का मीडियम ज्यादा है। और यहीं से शुरू होता है ऐसा दबाव और ऐसा तनाव जिसकी ना शुरुआत है और न ही अंत। क्योंकि यहां बात हो रही है रोजगार की, तो बात कर लेते हैं ऐसे अवसरों की जो कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे शहर में ही मौजूद हैं। जिस शहर के युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ही शहर में एक कंपनी रोजगार के अवसर लेकर आई है। यूपी के प्रयागराज में एक आउटसोर्सिंग कंपनी है ई स्पिरिट्स। यहां बहुत से लोगों के जहन में प्रश्न होगा कि आउटसोर्सिंग क्या है। आसान शब्दों में एक ऐसी बिजनेस प्रैक्टिस जिसमें एक कंपनी थर्ड पार्टी हायर करके टास्क परफॉर्म कराती है। अब वापस लौटते हैं ई स्पिरिट्स पर। यह फर्म आउटसोर्सिंग की पेचीदगी कम करती है। ऐसा करते हुए इनोवेशन और कमिटमेंट का पूरा ध्यान रखती है। ई स्पिरिट्स एक डेडिकेटेड एक्सपर्ट्स की टीम है जो कॉस्ट रिडक्शन से लेकर प्रोसेसेस का ऑप्टिमाइजेशन इंश्योर करती है। फोन कॉल्स आंसर करने से लेकर प्रो लेवल की कंप्यूटर हैंडलिंग तक ई स्पिरिट्स हर पहलू में एफिशिएंट है। ई स्पिरिट्स इज लाइक अ सुपर हीरो फॉर योर बिजनेस। प्रयागराज की प्रोबेबली पहली आउटसोर्सिंग कंपनी जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम करती है और टेक के साथ साथ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी करती है।
जनवरी 2021 में ये स्पिरिट्स की नींव पड़ी थी। तब से लेकर अब तक कंपनी लगभग 40 फ्रेशर्स ऑनबोर्ड कर चुकी है। ई स्पिरिट्स का ऑब्जेक्टिव भी बेहद सॉर्टेड है। प्रयागराज में वो जॉब्स क्रिएट करना जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज और महानगरों के आईटी पार्क्स में दी जाती हैं। इसका दूसरा मतलब यह हुआ कि ई स्पिरिट शहर के टैलेंट का माइग्रेशन रोकना चाहती है। इतनी बातों के बाद अब सबसे जरूरी बात वो है धन या वेतन। ई स्पिरिट्स का कहना है कि सैलरी से कोई समझौता नहीं होगा, बशर्ते आप कंपनी के लिए एक्स्ट्रा माइल ट्रेवल करने के लिए तैयार हो, और सैलरी आपके स्किल्स और परफॉर्मेंस पर बेस्ड होगी, जिसमें अदर पर्क्स और रिजल्ट बेस्ड इंसेंटिव्स भी इन्वॉल्व होंगे। अगर कोई फ्रेशर अप्लाई करता है तो उसे फ्री जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी। हाँ, पर वो कैंडिडेट डिजर्विंग भी होना चाहिए। फीमेल एम्प्लॉयज के लिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी अवेलेबल है। तो इतना जानने समझने के बाद आप ई स्पिरिट्स के रोल में खुद को फिट पाते हैं तो ये रहा कंपनी से कांटेक्ट करने का जरिया। सरकारी नौकरी में भीड़ जितनी ज्यादा है, सक्सेस रेट उतना ही कम। दुनिया के सबसे कठिन परीक्षाओं में भारत की 3 परीक्षाएं शामिल हैं। यहां यह समझना बेहद आसान हो जाता है कि क्यों छात्रों के लिए रास्ता शुरू से ही आसान नहीं होता। इन सबसे ज्यादा निराशाजनक बात यह है कि भले सरकारी नौकरी में सक्सेस रेट कम है, फिर भी लाखों करोड़ों सरकारी पद खाली रह जाते हैं, चाहे राज्य सरकारों के पद हों या केंद्र सरकार के। इन्हीं सबसे मिलता जुलता पर थोड़ा अलग फैक्टर है भीड़। यूपी में क्लर्क के 368 पदों के लिए 23 लाख आवेदन आए। औसत देखा जाए तो हर एक सरकारी नौकरी पर 80 से 100 तक दावेदार हैं। यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स में यही दावेदारी 900 तक पहुंच जाती है, यानी एक पद पर 900 दावेदार। अब इन सब का असर क्या है? जो भी है बहुत बुरा है। यह एकदम सिंडिकेट की तरह काम करता है, ड्रग्स के कारोबार की तरह, जिसमें हर पड़ाव पर इंसान बदल जाता है। हम नकल माफिया जैसे शब्द सुनते हैं, पर यह ऐसा माफिया है जिसका कोई चेहरा या पहचान नहीं है, क्योंकि सिस्टम का कोई अहम किरदार पेपर लीक कराता है, उसके बाद वो अपने आप फैल जाता है। अलग अलग जगहों पर हाथ दर हाथ सुविधानुसार पेपर सर्कुलेट होता है। हम सुनते हैं कि पेपर लीक कराने या नकल कराने वाला गैंग अरेस्ट किया गया, पर यह कभी नहीं सुनते कि नकल माफिया गिरफ्तार किया गया, क्योंकि इस प्रक्रिया में माफिया होकर भी कहीं नहीं है। बस प्यादे पकड़े जाते हैं और कुछ दिन बाद वो भी छूट जाते हैं। फिर परीक्षा होती है, फिर पेपर लीक होता है। देश का हर छात्र औसतन कितनी तैयारी और पढ़ाई करता है, इसका हिसाब लगा पाना असंभव है। इस दौरान कितने रुपए का खर्च होते हैं, इसका हिसाब लगाना भी कठिन है। देश में हर साल लगभग 3 करोड़ छात्र सरकारी नौकरी की परीक्षा में शरीक होते हैं, जिसमें बहुत से छात्रों की उम्र गुजर जाती है, बहुतों पर अवसाद हावी हो जाता है, उनका मन और आत्मविश्वास टूटता है। बहुत से छात्र इन सब से हार कर आत्महत्या भी कर लेते हैं। पेपर लीक होता है, परीक्षाएं रद्द होती हैं, फिर परीक्षाएं होती हैं, सरकार को सब कुछ नए सिरे से करना पड़ता है। सरकारी पद खाली के खाली रह जाते हैं। 10 लोगों का काम 4 लोगों को करना पड़ता है और देश की रफ्तार धीमी से बहुत धीमी हो जाती है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के पेपर को लेकर काफी सतर्क और सजग है। उनके पेपर सीधे बैंक के लॉकर में रखे जाते हैं, फिर विद्यालय का एक शिक्षक वो पेपर लेने जाता है। बैंक से पेपर लेकर स्कूल वापस लाने तक वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। यहां जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी सुनिश्चित हुए। ऐसी सख्ती यूपी बोर्ड के पेपर्स की संरक्षा में नहीं होती, क्योंकि यह दौर डिजिटाइजेशन का है, लिहाजा फिजिकल से लेकर साइबर तक हर तरह की सिक्योरिटी सुनिश्चित होनी चाहिए। सबसे पहले तो मॉनिटरिंग के लिए हाईली एडवांस्ड मेजर्स होने चाहिए। हर पेपर का सर्वर या पोर्टल में इंक्रिप्शन होना चाहिए। पेपर का एक्सेस सिर्फ उन डिवाइसेस में होना चाहिए जिनका आईपी सर्वर के साथ रजिस्टर्ड हो। चंद गिरफ्तारियों और जांच का आदेश देने से समस्या हल नहीं होगी। सरकारों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। यह स्वीकारना पड़ेगा कि सुचारू रूप से परीक्षाएं करवाना उनके बस की बात नहीं है, अन्यथा यह धांधली कभी रुकने नहीं वाली है। सरकारों को यह मानना पड़ेगा कि प्रशासनिक स्तर पर बड़ी विफलता है और यह कोई मामूली मसला नहीं है। पेपर लीक रोकने के लिए जितनी मुस्तैदी है, उससे कहीं ज्यादा मुस्तैदी की आवश्यकता है। अगर शासन या प्रशासन से जुड़े किसी व्यक्ति का नाम ऐसी गतिविधियों में आता है तो उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह 2021 में यूपी टेट का पेपर लीक होने पर सरकार ने आरोपितों पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट लगाने का आदेश दिया था, ठीक उसी तरह
पेपर लीक के हर अपराधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय स्तर पर नकल या पेपर लीक रोकने के लिए कोई कानून नहीं था। देश के 5 राज्यों में कानून है, कुछ राज्यों में तो 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माना है। 6 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम विधेयक 2024 लेकर आई। अंग्रेजी में इसे पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स कहा जाएगा। 9 फरवरी को यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया और 12 फरवरी को राष्ट्रपति के सामने पहुंचा। इस विधेयक के तहत अगर कोई व्यक्ति या गैंग नकल करते, नकल कराते या पेपर लीक की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उस पर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना दिया जा सकता है। इस कानून के तहत एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई जाएगी। केंद्रीय संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाएं इस कानून के दायरे में आएंगी। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जेई और नीट जैसी परीक्षाएं भी इस कानून के अंतर्गत आएंगी। इस कानून के तहत मामलों की जांच पुलिस उपायुक्त या सहायक पुलिस उपायुक्त के स्तर पर होगी। अब तक जिस धांधली, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की बात की गई, अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है अनफेयर मीन्स। सुनने में बड़ा फैंसी सा साउंड करने वाला यह शब्द यथार्थ के धरातल पर अत्यंत हताशाजनक है। इस पूरे सिनेरियो में लाचारी सबसे बड़ा सच है। पेपर लीक हुआ, पेपर रद्द हो गया और मेहनत शून्य हो गई। कोई क्या ही कर सकता है। वादे और दावों की खाई के बीच छात्र फंसे ही रह जाते हैं, फिर भी अनियमितताओं की धूल झाड़कर दोबारा खड़े हो उठते हैं, जूझने और लड़ने के लिए कि कभी तो जीत उनके दरवाजे पर दस्तक देगी ही। ऐसी बातें जितना निराश करती हैं उतना ही भावुक। बतौर क्रिएटर वीडियो बनाने के बाद हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उनका क्या जिन्हें हर सुबह इस बोझ और डर के साथ उठना है कि कहीं उनकी मेहनत पर भ्रष्टाचार का अंधेरा न छा जाए। थोड़ा संतोष इस बात का था कि छात्रों के लिए मुहिम छेड़ने वाले और उनके लिए लड़ने वाले भी कुछ लोग मौजूद हैं। यूट्यूब से लेकर ट्विटर तक बहुत से कोचिंग संस्थान और शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जोर लगाकर प्रयास किया कि सच सामने आए, जिन्होंने पेपर लीक का विरोध किया और इसके विरुद्ध अभियान चलाया। वो वाकई सहयोग और शुभकामनाओं के अधिकारी हैं। बहुत से लोगों को बेरोजगारी का आलम जैसी पंक्तियां कहते भी सुना। मैं ऐसा कहकर किसी को बेचारा साबित नहीं करना चाहता। सभी छात्र मेहनत करते हैं। बेरोजगारी है तो इसमें पूरी तरह उनका दोष भी नहीं है। समय हमेशा एक सा नहीं होता। जिनके हिस्से में संघर्ष है वो कभी न कभी तो खत्म होगा ही। किसी भी तरह के समय की विशेषता यही है कि वो हमेशा नहीं रहता। अपनी लगन से हर छात्र अपना लक्ष्य हासिल कर ही लेगा। एक छात्र, एक अभ्यर्थी महज एक इंसान नहीं होता। उम्मीद होता है, भरोसा होता है, कंधा और जज्बात होता है, परिवारों की नींव होता है। ये देश के हर व्यक्ति को समझना होगा, जिनके लिए पेपर लीक कराना कुछ हजार या कुछ लाखों रुपए का खेल मात्र है। वो समाज के सबसे बड़े दोषी हैं। कोई भी छात्र नाइंसाफी का हकदार नहीं है। कोई भी छात्र अवसाद झेलने का अधिकारी नहीं है। छात्रों का जीवन एक सफल व्यक्ति बनने की आस में बीत जाता है। निसंदेह छात्रों को पड़ावों में तपाया जाना चाहिए, विपदाओं से लड़ाया जाना चाहिए, पर उन्हें हराया नहीं जाना चाहिए। छात्र आज हैं और आने वाले कल में भी होंगे। वो हैं तो देश है और देश रहेगा।